अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आजम खान साहब के साहबजादे अब्दुल्ला आजम जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से बैरिस्टर ओवैसी साहब पर हमला पे हमला किए जा रहे हैं। तुम बेटा ओवैसी साहब पर हमला करोगे तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे थोड़ी रहेंगे। एक पत्रकार ने अब्दुल्ला आजम साहब से पूछा कि भाई साहब ओवैसी साहब ने इतना आजम खान के लिए किया, इतना कुछ कहा, तो आपकी उस पर क्या राय है? तो ये ओवैसी साहब की तारीफ करने की जगह एलिगेशन पर एलिगेशन लगा रहा था। सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सही पैरवी अखिलेश यादव ने नहीं की आजम खान साहब की। वो लगातार हर मंच से बात कहते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं कोई अगर कुछ कह रहा है ये उसकी अपनी राय हो सकती है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है और मैंने कई मौकों पर कहा कि मदद दो तरीके की होती है कि एक दिखाई जाए और की ना जाए, और एक वो जो की जाए और दिखाई ना जाए। जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भी जिक्र तो बहुत किया, लेकिन क्या कभी पार्लियामेंट में इस बात को उठाया कि उनके एक साथी मेंबर के साथ क्या हुआ? बताइए। क्या किसी मंच से वो लगातार उठाते रहे? मंच से तो वो किस लिए उठाते हैं? अब्दुल्ला आजम को आखिर विधायक बनाया किसने? इसको यह भी नहीं पता कि ओवैसी साहब ने जमीन से लेकर सांसद तक रामपुर के सांसद आजम खान साहब के बारे में आवाज उठाई है। वो वीडियो मैं आपको चला देता हूं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह बंदा अगर आजम खान साहब का बेटा नहीं होता तो ये कभी भी अपने दम पर विधायक नहीं बन पाता, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं है। I can give another example. MP of Rampur is in jail. Why? Because when he was minister about appointments is in jail. But what about his chief minister? You don't want to go against the chief minister, ex-chief minister, but you want to go against Rampur MP. Sir. पहला ऑब्जेक्शन पर तो इसका तो मुंह ही काला हो गया। जो बोल रहा था ओवैसी साहब पार्लियामेंट से बोले ही नहीं है। भैया बोले, आपको नहीं पता है। दर्री बिछाने वालों ने आपको नहीं बताया, इसीलिए आपको नहीं पता है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन इस भाई साहब ने किया है कि भाई साहब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए हैं, 100 सीट लड़ेंगे, सरकार तो नहीं बना सकते हैं, पर अखिलेश भैया को सरकार, अखिलेश अब्बू को सरकार बनाने से रोक सकते हैं। सुनिए। क्या आपको लगता है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उससे कोई फर्क पड़ेगा या आजम खान साहब का कोई संदेश है मुस्लिम पॉलिटिक्स? बात है, 100 सीटों पे लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, सरकार बनते बनते किसी की रोकी जरूर जा सकती। भाई साहब, पहली बात तो ओवैसी साहब 100 सीट नहीं लड़ रहे, बल्कि ओवैसी साहब का भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा 3 बड़े नेता एक साथ मिलकर 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। दूसरी बात, कौन कहता है कि 100 सीट जीतकर सरकार नहीं बनाई जा सकती है? बिहार में जीतन राम मांझी साहब की पार्टी HAM हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीट जीतकर बिहार में गठबंधन से सरकार में है। उसी बिहार में VIP विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सिंह सहनी भी 4 सीट जीतकर सरकार में है और मंत्री भी है। तो जब ये लोग 4-4 सीट जीतकर अपने समाज का लीडरशिप बढ़ा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो ओवैसी साहब क्यों नहीं बना सकते हैं? और ये जो कह रहा है कि 100 सीट जीतकर सरकार नहीं बना सकते, तो सुनो, ओवैसी साहब अगर 100 सीट लड़कर 15 सीट भी जीत जाएंगे ना, और तुम्हारे अखिलेश पापा को अगर जरूरत पड़ी, अगर बहुमत से 15 सीट कम पड़ गई, समाजवादी पार्टी को अगर सरकार बनाने के लिए 15 सीट की जरूरत पड़ गई और वो 15 सीट अगर MIM के पास हो, तो फिर दारुसलाम कौन आएगा? मुझे कमेंट में जवाब चाहिए कि अगर इनके अखिलेश अब्बूजान को, इनके मोहतरम को अगर 15 सीट की जरूरत पड़ी, तो फिर दारुसलाम चौखट चाटने कौन जाएगा? अखिलेश यादव जी खुद आएंगे, या फिर अब्दुल्ला आजम साहब को भेजेंगे, या फिर आजम खान और उनका बेटा खुद ही आएंगे कि भैया आइए अखिलेश अब्बा को बनाइए चीफ मिनिस्टर, हमें तो वैसे भी CM बनने देंगे नहीं अखिलेश भैया, कम से कम उन्हीं को बनने दे दीजिए। तो तब खराब लगेगा ना कि जिसके बारे में तुम वोट कटवा कह रहे हो, जिसे BJP के एजेंट B टीम कह रहे हो, अनाप शनाप बातें कर रहे हो, सदर साहब की गुस्ताखी कर रहे हो, तो कल को उसी से 15 सीट का समर्थन मांगने जाओगे अब्दुल्ला भाई, तो आपको ही खराब लगेगा। तो बोलने से पहले थोड़ा सा इनको समझ लेना चाहिए। तीसरा, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तेलंगाना में 6 सीट है, तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट कहां से आएगी? सुनिए। जो पार्टी जिस स्टेट की है, तेलंगाना की, उसकी अपनी स्टेट में 6 सीटें हैं, वो यूपी में 100 सीटें कैसे जीतेगी? जरा ये बात
पता होनी चाहिए लोग। अभी भाई साहब को कौन बताया कि तेलंगाना में मुसलमानों की खाली 10% आबादी है। अगर तेलंगाना के 20-30 लाख मुसलमान AIMIM को 6 विधानसभा की सीट दे सकते हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दे सकते हैं, 44 काउंसिलर जिता सकते हैं, इतनी ताकत दे सकते हैं कि इमाम जिसकी चाहे मेयर बनाए, जिसकी चाहे मेयर गिराए, तो उत्तर प्रदेश का 5 करोड़ मुसलमान, 4 से 5 करोड़ मुसलमान का इमाम को 100 विधानसभा की सीट नहीं दे सकता। अभी तो मैं MP की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश के 4-5 करोड़ मुसलमान क्या ओवैसी साहब को 100 विधानसभा की सीट नहीं दिला सकते हैं। और जिस हैदराबाद तेलंगाना की बात करा, भाई हैदराबाद में 6 सीटें हमारे पास बस, लेकिन सरकार अपने जेब में रहती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का भरमार लगा हुआ है। 14,000 बच्चे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ओवैसी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, कम से कम दामों में बड़े बड़े ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। तो भैया 6 सीट में जब हैदराबाद में इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो अब सोचो कि अगर उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा की सीट अगर सरकार नहीं भी बना पाए, अगर सरकार नहीं, भाई तेलंगाना में थोड़ी हमारी सरकार है, तेलंगाना में इमाम की सरकार नहीं है। यूपी में अगर 100 सीट आ गई, सरकार नहीं भी बनेगी, तो इतना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलेगा, इतना इंस्टीट्यूट खुलेगा, इतना रोजगार मिलेगा कि भैया लोगों को लगेगा कि ये सरकार में नहीं हो कि सरकार चला रहे प्राइवेट। चलो कोई बात नहीं है, तो यूपी के मुसलमानों को डिसाइड करना है कि अखिलेश भैया को चीफ मिनिस्टर बना के रिक्शा चलाना है या ओवैसी साहब के विधायक को जिता करके उन्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में शिक्षा और चिकित्सा करवाना है। ये फैसला वो खुद करते हैं। चलो अब चौथा इन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया है बिहार के बारे में। अब्दुल्ला आजम भाई साहब कह रहे हैं कि बिहार में ओवैसी साहब लड़ी है, इसीलिए बीजेपी सरकार बनी है। सुनिए। और बिहार में क्या हुआ था, लोग मेरे ख्याल से अभी तक नहीं भूले हैं, न भूलेंगे। चुनाव मान गए तुम्हारे ज्ञान को। क्या ज्ञान है इनके पास, क्या बेवकूफ बनाते मुसलमानों को। आहा, बिहार में एमआईएम लड़ी तो बीजेपी की सरकार बन गई। खुद तेजस्वी यादव ने यह बात मान लिया कि बिहार में एमआईएम की वजह से आरजेडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इन भाई साहब के, और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि एआईएमआईएम बिहार विधानसभा इलेक्शन में 19 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 विधानसभा की सीटों पर प्रचंड बहुमत से उन्होंने सीट निकाली। बाकी 9 विधानसभा की सीटों पर आरजेडी के गठबंधन वाली सीटें जीती और महज 5 सीटों पर बीजेपी के गठबंधन वाली सीटें जीती है। और वो 5 सीटें क्या एमआईएम की वजह से बीजेपी जीती, उसका भी पूरा डिटेल अपनी आंखों से सुन लीजिए। मैं बताऊंगा, अब आप डिटेल सुनो। नरपतगंज, जहां पर नरपतगंज कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़ा था, आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा था और एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, बीजेपी को 77,962 वोट मिले हैं बीजेपी को, और एमआईएम को मिला 4,900 वोट, मात्र 4,000 बस, और आरजेडी को मिला 56,359 वोट। अब एक बार अपना दिमाग लगाओ कि अगर एमआईएम की वजह से यहां अगर बीजेपी जीती है तो आरजेडी को 56,000, बीजेपी को 77,000, यानी आरजेडी को 21,000 वोट की जरूरत थी। अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी यहां पर ना उतारता है तो मात्र 5,000 वोट का फायदा आरजेडी को होता है, तो आरजेडी 56,000 से 61,000 में आ जाती। फिर भी तो 10,000 घट रहा है, 11,000 फिर भी वोट घट रहा है। तो इससे यह रिजल्ट निकलता है कि जो आरजेडी का उम्मीदवार वहां पर खड़ा था वो कोई काम का लायक नहीं था। वहां के लोगों ने, नरपत कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने, नरपतगंज के लोगों ने उस कैंडिडेट को पसंद नहीं किया, आरजेडी के काम को पसंद नहीं किया। आरजेडी के जो भी 10 साल गुजरे, 15 साल, 30 साल गुजरे, वहां पर कभी काम ही नहीं हुआ, इसीलिए उसने बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी जीत गई। तो एमआईएम को तो यहां कोई रोल नहीं है। दूसरा सीट है साहेबगंज। साहेबगंज में वीआईपी, जो एनडीए से जिसको सीट मिली थी वीआईपी, उसको 81,036 वोट मिले हैं और आरजेडी को 65,643 वोट मिले, यानी 65,000। टोटल 20,000 वोट कम मिला उसे, लगभग 15 से 20,000 वोट कम मिले। और वहां पर एमआईएम को मात्र 4,048 वोट मिला है। अगर एआईएमआईएम साहेबगंज में अपना कैंडिडेट नहीं उतारती तो आरजेडी का टोटल 65 से 69,000 हो जाता, फिर भी 12,000 वोट से आरजेडी हार जाती। तो आप खुद दिमाग लगा के बताओ, अगर जरा से भी आपके अंदर समझ है कि अगर एमआईएम यहां कैंडिडेट नहीं उतारती तो क्या आरजेडी इसको हरा पाती? इसलिए आरजेडी हारी क्योंकि वहां के लोगों ने आरजेडी पार्टी को पसंद नहीं किया, आरजेडी के कैंडिडेट को पसंद नहीं किया। 30 साल में आरजेडी ने कोई काम नहीं किया तो उसने बीजेपी वीआईपी को चांस दे दिया। थर्ड में आते हैं परनपुर, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को 71,206 वोट मिले।
कांग्रेस का वहां उम्मीदवार उतर रहे जिसको 65,626 वोट मिले और मात्र 438 वोट एमआईएम को मिले। ठीक है, वोट मिलना ना मिलना ये इलेक्शन का एक हिस्सा है। अब खुद सोचो, जब कांग्रेस को बीजेपी से 6,000 वोट कम मिला है, अगर एमआईएम वहां पर सीट ना भी उतारती, वहां पर कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, तो मात्र 400 वोट का फायदा कांग्रेस को होता। तो कांग्रेस 79,475 से 78,000 हो जाता। फिर भी 3,000 वोट से तो बीजेपी आगे। तो एमआईएम अगर ना भी उतारता तो क्या फर्क पड़ता, बता क्या फर्क पड़ता। फिर आते हैं बरारी में, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार को 81,320 वोट मिले, आरजेडी के उम्मीदवार को 70,473 वोट मिले और एमआईएम को 6,564 वोट मिले। अब जेडीयू से आरजेडी के बीच में 11,000 वोटों का फर्क है। अब अगर एमआईएम वहां पर नहीं उतारती तो आरजेडी को 6,000 वोट का फायदा होता, 6,500। तो आरजेडी का टोटल 76,000 यानी 77,000 वोट मिलते और बीजेपी को 81,000, आरजेडी को 81,000। फिर भी 5,000 वोट का फर्क है। एमआईएम ना भी उतारता तो भी 5,000 वोट से आरजेडी हारता। तो दिमाग लगाओ कि हिसाब में क्या चल रहा है। छातापुर में एमआईएम आरजेडी बीजेपी के बीच में टक्कर हुआ। बीजेपी को 77,000 वोट मिले, आरजेडी को 63,000 और एमआईएम को मात्र 1,801 वोट मिले। अब खुद सोचो कि अगर आरजेडी को एमआईएम के जगह 1,000 और वोट मिल जाता, 2,000, तो उसका टोटल 65,000 होता। फिर भी बीजेपी 77,000 वोट में है, यानी 20,000 वोट से आगे, 10,000 वोट से आगे। तो एमआईएम अगर इन पांचों सीट पर ना भी उतरती तो भी आरजेडी बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं हरा पाती। इसका रीजन यह है क्योंकि आरजेडी का काम उनको पसंद नहीं है, कांग्रेस का काम उनको पसंद नहीं है, महागठबंधन का काम उनको पसंद नहीं, उनके साथ कभी किसी ने डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी को फायदा दिया। एक सीट ऐसा है कि अगर वहां पर एमआईएम भी थी, कांग्रेस भी थी और जेडीयू भी थी, तो वो सीट के बारे में पोस्ट एक वायरल किया गया कि वहां पर रानीगंज से रोशन देवी आगे, माफ करना है, जेडीयू की उम्मीदवार आगे बढ़ रही है। भाई वो अधूरा पोस्ट है। हुआ यूं कि वहां पर जेडीयू को 81,874 वोट मिला, 81,874। कांग्रेस को मिला 79,479 यानी 79,479 वोट, 79,479। और एमआईएम को जो रोशन देवी, एक नन मुस्लिम महिला थी जिसने दावा किया था कि वो वहां से जीत हासिल कर सकती है, एमआईएम ने उसको टिकट दिया क्योंकि एमआईएम तो सेक्युलर पार्टी है, मुस्लिम का पार्टी तो खाली है नहीं। तो वहां पर उसको 2,411 वोट मिले। तो कांग्रेस के लोगों का यह मानना है कि अगर एमआईएम वहां से रोशन देवी को टिकट ना देती, यानी एमआईएम हिंदू को टिकट ही ना देना, ऐसा हो सकता है क्या, ना देती तो 2,500 वोट का फायदा कांग्रेस को होता है। तो कांग्रेस को टोटल वोट हो जाता 81,900 समथिंग, यानी वो जेडीयू से जीत जाता है। लेकिन यह अधूरा बात है, यह अधूरा है। अगर आप रानीगंज का पूरा लिस्ट निकाल कर देखोगे, वहां पर करीबन 10 से भी ज्यादा कैंडिडेट खड़े थे और अकेला एमआईएम ने 2,000 वोट नहीं लिए, बल्कि 3-4 पार्टियां ऐसी और उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने 3,000 वोट का घोटाला किया है। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ एमआईएम ने ही वोट काटा है, तो फिर और 3-4 पार्टी को क्या करोगे जिन्होंने 4-4, 5-5 वोट काटा है। और मैं अगर ऐसा कहूं कि अगर कांग्रेस वहां पर अपना उम्मीदवार ना उतारती तो रोशन देवी को एक तरफा वोट मिल जाता, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिलता ही नहीं। वो 79,000 वोट रोशन देवी को मिलता तो उसको 81,900 वोट हुआ था, वो जेडीयू को हरा देती। तो बात करने से बहुत बात बनती है, मेरी भी बात सही, उनकी भी बात सही। तो जुम्मन मुसलमानों तो हर जगह जलील हो गए भाई। तो ले दे के बात यह है कि एमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर खुद जीत हासिल की, 9 सीटों पर महागठबंधन को जिताया, जीत गया, 6 सीटों पर कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत गई। इसमें एमआईएम का कोई रोल ही नहीं था। मेरे ख्याल में मैंने अब्दुल्ला आजम साहब को तमाम बातों का जवाब दे दिया। अब अगर कोई कहेगा कि भैया आपने रिस्पेक्ट से क्यों नहीं कहा उनको, तो जो सदर साहब का रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसको मैं अपनी जूती में रखूंगा। नहीं चाहिए ऐसे नेता, ऐसे झूठे मक्कार नेता नहीं चाहिए कौम को। ये वो लोग हैं जिनके लिए ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, जमीन से लेकर सांसद तक बोल रहे हैं, और ऐसा नाशुक्रा इंसान। अरे भाई ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का दबाव है, अखिलेश भैया ने, अखिलेश पापा ने इनके ऊपर दबाव बना के रखा है कि ओवैसी साहब की तारीफ करोगे तो भाई हमारा नुकसान होगा। मैं आज इनको सिर्फ एक चैलेंज देता हूं, और अब आप सबको इस वीडियो को इतना वायरल करना है ताकि ये बात अब्दुल्ला आजम साहब के पास पहुंच जाए। और मेरा चैलेंज बहुत क्लियर, कान खोल के सुनो, समाजवादी पार्टी के लोगों और वो मुसलमान जो समाजवादी पार्टी के साथ है, और अब्दुल्ला आजम जिसको घमंड है समाजवादी पार्टी पर और अपने अखिलेश यादव पर, मैं चैलेंज करता हूं अब्दुल्ला आजम को कि इस बार विधानसभा इलेक्शन 2022 में वो अपना जीता हुआ सीट छोड़कर
कोई ऐसा सीट पर चुनाव लड़े जहां पर मुसलमान नहीं बल्कि बहुसंख्यक यादव कम्युनिटी की आबादी हो, और अखिलेश यादव को भेज दो प्रचार के लिए। और अगर ऐसी सीट से जहां पर मुसलमान नहीं सिर्फ यादव कम्युनिटी के लोग हो, और अगर अब्दुल्ला आजम ऐसी सीट पर जीत जाए, तो मैं मोहम्मद हफीज अंसारी जबान देता हूं, अपना यह चैनल द पॉलिटिकल बंद कर दूंगा, दोबारा कभी भी यह चैनल नहीं खोलूंगा और नए सिरे से स्टार्ट करूंगा। तो बताओ, हिम्मत है? मुसलमानों के वोटों को लेकर विधायक बनने वाले, अखिलेश यादव को सीएम बनवाने वाले, 19% मुसलमानों का वोट खाने वाले ओवैसी साहब पर उंगली उठा रहे हैं। अपनी क्या हैसियत है? अगर मुसलमान इनको वोट ना दे तो कोई उनको पूछेगा भी नहीं कौन है ये लोग। बताओ, हिम्मत है तो लड़ो कोई ऐसी जगह। चलो गोरखपुर से लड़ दो, गोरखपुर तो जो कि गढ़ है, वहां पर तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पर कोई भी यादव कम्युनिटी के एरिया से तुम सीट लड़ लो भैया। ये मेरा मोहम्मद हफीज अंसारी द पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अगर इनको अपने अखिलेश अब्बू पर इतना भरोसा है कि भैया अखिलेश भैया इनको कहीं से भी जितवा सकते हैं, तो मुस्लिम बहुसंख्यक सीट छोड़कर कोई यादव बहुसंख्यक सीट पर अब्दुल्ला आजम तो क्या, आजम खान साहब भी नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के भीख से जिंदा है, वरना ना इनको यादव कम्युनिटी पूछते हैं, ना दलित इनको पूछते हैं, ना ओबीसी, और ठाकुर ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं है। तो इतना मेरे ख्याल में इतना गोली बहुत ज्यादा इनके लिए। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह फैसला करना होगा, क्या उनको ऐसे नेता चाहिए जो खुलकर नाशुक्री करते हैं, एहसान फरामोशी करते हैं, जो खुलकर अपने मसीहा को ठुकरा कर यादवों की गुलामी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर तुम जीत भी गए, सरकार तुम बना भी लिए, तुम नहीं बन सकते चीफ मिनिस्टर। अखिलेश यादव जब तक जिंदा है, अखिलेश यादव का नस्ल चीफ मिनिस्टर बनता रहेगा, तुम कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाओगे। तो क्या जरूरत है अखिलेश यादव के चक्कर में अपने आप को बदनाम करने का? और वो देख रहा, वो अगर एमआईएम को 15 सीट आपने दे दी, सिर्फ 15 सीट, तो अब्दुल्ला आजम भी आएगा दारुसलाम, अखिलेश यादव तो मतलब अखिलेश यादव नहीं आएगा दारुसलाम, मैं बता रहा हूं आपको। अगर एमआईएम के समर्थन की जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ी, तो खुद अखिलेश यादव कहेगा कि बेटा अब्दुल्ला जाओ, जाकर थोड़ा समर्थन मांग लो, थोड़ा दारुसलाम चले जाओ, जिसकी तुमने बुराई कर दी, थोड़ा पैर पड़ के माफी मांग लेना यार, कम से कम चीफ मिनिस्टर तो मैं बन जाऊंगा। तो ये दारुसलाम आएंगे जरूर, लेकिन खुद अपना लीडरशिप के लिए नहीं, बल्कि अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए आएंगे। क्या जिल्लत है ये! ऐसा विधायक बना, थूकता हूं ऐसे विधायक पर कि अपना कोई इज्जत नहीं है, कोई गरिमा नहीं है कि मुंह खोल कर कह सके कि हाँ भाई, सीना ठोक कर कहता हूं कि मैं भले से समाजवादी पार्टी का नेता हूं, लेकिन ओवैसी साहब ने आजम खान के लिए बोला बोलो। और आप सबसे मैं पूछूं कि आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते कि ये दारुसलाम आए, आजम खान साहब भी आए, अब्दुल्ला आजम भी आए, अखिलेश यादव भी आए, और अगर आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो इस वीडियो को भाई साहब आपको कोना कोना में फैला देना। बहुत हुआ एमआईएम बी टीम, आरएसएस एजेंट, कितना झूठ बोलोगे यार। एक बंदा ओवैसी साहब की गलत तस्वीर लगा करके मतलब जहां पर मुलायम सिंह बैठा हुआ आरएसएस के मोहन भागवत के बगल में, वहां ओवैसी साहब को उसने बैठा दिया, और था कौन बेचारा, मुसलमान, अरेस्ट हो गया, जेल में चले गया। क्या फायदा? यानी ऐसे ऐसे पार्टी को गुलामी कर रहा है और झूठ बोलकर जेल जा रहा है, दुनिया भी बर्बाद और दिन भी बर्बाद। अब्दुल्ला आजम भी ऐसी ही है, क्या झूठ बोलने का तरीका। खैर, तो एआईएमआईएम ने अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसका डिटेल मैं आने वाले वीडियो में करूंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या आप सबके नजर में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जीत सकती है? आप मेरी बातों से मुत्तफिक है या फिर अब्दुल्ला आजम के झूठ से मुत्तफिक है? अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं, तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो भी अब्दुल्ला आजम से मिले उसे मेरे चैलेंज दीजिएगा कि बेटा हिम्मत है तो मुस्लिम बहुसंख्यक सीट छोड़कर यादव बहुसंख्यक सीट पर लड़े। यादवों ने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिला दी याद, तो फिर आकर मुझसे मिल लेना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर फेसबुक में भी है, यूट्यूब में भी है, जब भी चाहो आकर के मुझसे बात कर लेना। क्योंकि जो ओवैसी साहब की इज्जत नहीं करेगा, ऐसे इंसान को मैं अपनी जूती पर रखता हूं। कोई इज्जत नहीं है, ओवैसी साहब की इज्जत करने वाले की सिर्फ इज्जत होगी, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात। आप तमाम भाई और बहनों पर हो, मैं अल्लाह हबीबी सबोनस।